बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 14 जून 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को आज हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहला है इसमें बजट एंड पॉलिटिक्स। बजट एंड पॉलिटिक्स के हवाले से जो बात इसमें की गई है उसकी बेस है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब उनकी थर्सडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थर्सडे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस चीज़ का रिजॉल्व शो किया, इस चीज़ का इरादा शो किया कि पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 13% इंक्रीज़ करेंगे हम, और 13% तक इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज़ करेंगे और नेक्स्ट 3 ईयर्स में, नेक्स्ट 3 ईयर्स में 13% तक हम ले जाएंगे। ये बात एक अच्छी बात है क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सबसे जो उसका अहम टूल होता है वो उसका टैक्स होता है। खर्चे कम से कम रखे जाएं, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाए ताकि बेसिक पूरी नेशन के जो बेसिक खर्चे हैं वो पूरे करने के बाद डेवलपमेंट के लिए इतना बजट बने कि लोगों के लिए नए मौके पैदा किए जाएं और लोगों को नई सहूलतें दिए जाएं। तो टैक्स जाहिर है कि ये कहने को तो बहुत अच्छी बात है कि ये वो कह रहे हैं कि वो टैक्स टू जीडीपी रेशो वो बढ़ाएंगे। टैक्स टू जीडीपी रेशो का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जीडीपी का मतलब आप ये समझ लें कि हमारी टोटल जो आमदनी है पूरे कंट्री की, पूरे साल की, उसके अंदर टैक्स का कितना हिस्सा है। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, कर्ज भी उसमें आता है, रेमिटेंसेज उसमें आती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कि टैक्स एक सबसे मेजर पोर्शन होता है जिसके ऊपर रिलाय किया जाता है। ये बजट जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो उसके बाद ये पोस्ट बजट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने जो आइडिया दिया ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि रियलिटी में टैक्सेशन मेजर्स जो उन्होंने अनाउंस की हैं वो उनके अपनी ही बयान से, अपनी ही बात से मैच नहीं करती। कैसे कि ये जो गैप है, ये जो गैप है ये क्यों है। बल्कि वो कहते हैं, एडिटर कहते हैं कि इस गैप की तरफ जाए बगैर हम ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने बजट में से कुछ एक्सेप्शंस ख़त्म की हैं, कुछ प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी हैं कि जो ऐसे सेक्टर्स जिनके ऊपर टैक्स पहले नहीं था अब उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाने का रिजॉल्व शो किया है। ये तो बात है अपने हद तक ठीक, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो हमारी टैक्स को, एनुअल टैक्स को कोई तकरीबन 12 रुपीज़ 12.7 ट्रिलियन तक ले जाएगा। ये रुपीज़ 12.7 ट्रिलियन तक ले जाएगा और जाहिर है यही जो 3 ईयर एक्सटेंडेड आईएमएफ की जो ग्रांट आनी है उसके लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन असल पॉइंट जो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि नए लोगों पे टैक्स नहीं लगाया गया। नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की जो है ना वो कोशिश नहीं की गई, बल्कि जो ऑलरेडी पिस रहे हैं और जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं सैलरीड क्लास और दूसरा डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की हुई है और वो अपना टैक्स देते हैं, उन्हीं के ऊपर और टैक्स लगा दिया गया है, ठीक है। और जो रिटेल वाले लोग हैं, जो और बिजनेसमैन हैं, उनको वो जो है छूट दे दी गई है। और उसी तरह जैसे छूट पहले चलती आ रही है तो इसका मतलब है टैक्स नेट तो नहीं बढ़ाया जा रहा। अच्छा, अब इसके साथ होगा क्या? अगर तो हम अच्छी अच्छी बात सोचें, एक बेस्ट लेवल पे सोचें, तो गवर्नमेंट ये जो हाई लेवल ऑफ टैक्सेस इन्होंने कर दिए हैं सैलरीड क्लास क्लास पे, और फिर साथ ही नॉन फाइलर्स के ऊपर उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाने की और एक तरह से एक पनिशमेंट टैक्स लगाने का उन्होंने जो इरादा शो किया है कि भाई सैलरीड क्लास और डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन तो चले पहले से टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने नए लोगों को टैक्स में लाने के लिए एक ही तरीका रखा है और वो तरीका क्या है कि जी नॉन फाइलर्स जब भी कोई करेंगे, जब भी कोई
कोई ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो नॉन फाइलर्स के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया जाएगा। अब इससे दो ही बातें होंगी, बहुत अच्छा अच्छा भी सोचें तो चलें, इसमें नॉन फाइलर्स की तरफ से बड़ा टैक्स कलेक्ट होगा हमें, जो कि इससे बचने के लिए, इस जुर्माने से बचने के लिए वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कोशिश करेंगे नॉन फाइलर्स फाइलर बनने की और टैक्स नेट में आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो इसका वर्स्ट केस भी है। वर्स्ट केस ये है, जो कि ज़्यादा लगता है कि वो यही फॉलो करेंगे, जो पहले ही टैक्स नेट में नहीं है, वो इसी टैक्स को अपने लिए एक नया फंदा तस्वर करते हुए वो टैक्स नेट में नहीं आएंगे। और वर्स्ट केस ये है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन जो थोड़ी बहुत बैंक के थ्रू करते हैं, जो थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करते हैं, उसको भी छोड़ के टोटल कैश ट्रांजैक्शंस पे आ जाएंगे। अच्छा, और टोटल कैश ट्रांजैक्शंस पे आने की वजह से जो लोग टैक्स देते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लिप आउट होते जाएंगे और उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी कैश में चलती जाएंगी। तो इससे एक नई जो है ना वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जो फिर गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, न्यूज़पेपर कहता है कि टैक्स, ये जो गवर्नमेंट का जो ये जो बजट है, ये असल में पीएमएलएन का जो पॉलिटिकल कंसर्न है उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा को बिल्कुल कोई शो नहीं करता। और ये शो नहीं करता कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है वो कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एजेंडा के ऊपर काम कर रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि उन्होंने वही ट्रेडिशनल वेज अपनाए हैं कि जो जो पहले अनटच्ड हैं, ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर्स के अंदर नून लीग की काफ़ी सपोर्ट रही है हमेशा से। तो उन्होंने सोचा कि अब मजीद और ये वही ट्रेडर्स हैं जो ज़्यादातर टैक्स नेट से बाहर हैं। और ये जो टैक्स नेट से बाहर हैं, नून लीग ने इनको तंग करने की कोशिश नहीं की, इनको अनटच ही रखा। इनकी सपोर्ट वो लूज नहीं करना चाहते, पहले तो बहुत सारे लूज हो चुके, अब दोबारा वो लूज नहीं करना चाहते। ठीक है। और इसी तरह से जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का सोचा गया प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट डेवलपर्स के ऊपर, एजेंट्स के ऊपर, ये भी उन्होंने इसको भी एडिशनल टैक्स बर्डन नहीं डाला, जिसकी वजह से वजह यही है कि वो अपनी जो बची खुची सपोर्ट है वो भी लूज नहीं करना चाहते। और जाहिर है कि छोटे छोटे मेजर्स, एक ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा पे चलें 5 साल, वाकई अगर सही तरीके से फोकस करके चलें तो 5 साल बहुत होते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। और यही लोग जिनको जो आज टैक्स नेट में लाएंगे, 5 साल के बाद ये इनके लिए एक बहुत बड़ा असासा साबित होंगे और वो इनका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन जाहिर है कि ऐसा वो नहीं किया गया, और अब हम एट द एंड यही कह सकते हैं कि ये बजट भी पिछले बजट्स की तरह से ही है, और ये सिर्फ सिस्टम ही को चलाने के लिए है, कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इससे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर हम इसमें वर्ड्स को देखें तो रेटरिक, बयानिया या नेट नैरेटिव एक जो वर्ड होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वॉलेंटैरिली, वॉलेंटैरिली एडवर्ब के तौर पर है, एक अच्छा वर्ड है। और फिर उसके बाद है इनवियन, ये वियन का वर्ब बनता है, वियन नाउन होता है, तो इनवियन का मतलब होता है तसव्वुर करना, सोचना, इमेजिन करना। और सिग्निफाई भी एक वर्ब है, जो एक अच्छा वर्ब है, इसको भी आप अपनी राइटिंग में यूज़ करें, जो इशारा करता है, सिंबलाइज करता है, मेंशन करता है, डिटरमन करता है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा एडिटर है न्यू टॉक्स के बारे में, और ये न्यू टॉक्स किस चीज़ के बारे में है? जो पीटीआई और गवर्नमेंट की टॉक्स हैं। न्यूज़पेपर ने ये जो न्यू टॉक्स का के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बात चल निकली है, और न्यूज़पेपर कहता है कि पीटीआई और गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों तरफ से जो टॉक्स के बारे में जो बातें की जा रही हैं, वो टॉक्स के बारे में बातें लगता है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सीरियसनेस उसमें नज़र आ रही है, लेकिन टोटल सीरियसनेस नज़र आनी चाहिए।
असल में ये जो हमारा इस पूरा बयानिया है और ये जो पूरा एडिटोरियल है ये वाला, इसमें इसकी बेस पे ये है कि दोनों पार्टीज को मुल्क की हालात की जो संगीनी है उसको समझना चाहिए, और अगर अपने उसूली मौक़िफ़ से थोड़ा हटना भी पड़े तो एक दफ़ा हट के कम अज़ कम ये है कि मुल्क को इस दलदल से निकालें। लेकिन अब मसला ये है कि अगर पीटीआई अपने असूली मौक़िफ़ से हटती है तो पाकिस्तान की कितनी हैवी मेजॉरिटी है जो उसके साथ, पाकिस्तान की आवाम की मेजॉरिटी है ही पीटीआई के साथ इसलिए कि वो खड़ी हुई है असूल के ऊपर। ठीक है, तो अब वो पीटीआई कैसे हटे अपने उस उसूली मौक़िफ़ से? अगर वो हटती है तो वो फिर वो भी उसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खिलौना बन जाएगी जिस तरह से बाकी पार्टीज बनी हुई हैं। तो इसलिए शायद एडिटर की ये वाली जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है शायद इस तरह से फ्रूटफुल ना हो पाए, लेकिन एडिटर ये कहता ज़रूर है कि ये दोनों पार्टीज़ को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के बारे में सोचना चाहिए, और ये अफसोस भी कर रहा है एडिटर के इस तरह की पॉलिटिकल क्लास आ गई है इस वक्त कि जो आपस में बात ही करके राज़ी नहीं है और मुल्क के लिए सोच के राज़ी नहीं है, तो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या करेंगे और पाकिस्तान की अगली नस्लों का मुस्तकबिल कैसे चलेगा। और पाकिस्तान को अगर डेमोक्रेटिक रहना है तो पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे होना पड़ेगा, पॉलिटिकल फोर्सेस को जॉइन हैंड्स करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल फोर्सेस को ये समझना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक वो कहता है जी कि समझ आ गई है, पीटीआई को भी काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल कन्फ्रंटेशन के साथ कभी भी अपने लिए हालात को साजगार नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जरदारीज और शरीफ को भी समझ आ गई है कि वो कभी भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए पॉलिटिकल एरिनास को ओपन नहीं रख सकते और अपने अपने लिए होप्स को अलाइव नहीं रख सकते और अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे चलता नहीं रख सकते उन चीज़ों के साथ जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में की हो। और पिछले कुछ सालों में उन्होंने क्या किया है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब वो बात जो नहीं कही एडिटर ने यहाँ पे वो ये है कि इस वक्त अवाम, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वाकई ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अगर जरदारी और शरीफ खानदान भी इस बात पे सोच रहे हैं कि हमने पिछले सालों में ये गलतियां की हैं और हम अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे चला ही नहीं पा रहे और नहीं चला सकते, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम इन पार्टीज़ के खिलाफ सोच रहे हैं। तो अगर इन पार्टीज़ को ये रियलाइजेशन हो गई है तो जाहिर है कि इन्हें जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनमें भी ज़ाहिर है लीवरेज वो देना पड़ेगा और सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो यानी कि अगर इन्होंने कोई करप्शन या कुछ ऐसी बातें की हैं तो फ्यूचर में उस हवाले से इन्हें अपना वो जो स्टांस है, जाहिर है कुछ कदम पीछे हट के कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा के कुछ, जाहिर है ये सारा कुछ ऐसे ही होगा, अदरवाइज़ तो चीज़ें कभी भी उनके हक में नहीं जा सकती। तो इसलिए जो बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उनको वो कैसे वो देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल पॉजिटिव सिर्फ होप्स और एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। पब्लिक में भी इस तरह की इस वक्त जो है वो दो तरह की ओपिनियन पाई जा रही है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल हर हालात ख़राब से ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, जो ज़्यादा समझ वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब एक दफ़ा काफ़ी ख़राब हो ही लें और उसूलों पे बात चले फ्यूचर में, ताकि आगे आने वाली नस्लें, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं, यूथ आपकी ये सोच रही है। दूसरे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हालात किसी तरह ठीक हो जाएं, इकोनॉमिकली हालात ठीक हो जाएं, जो है वो चीज़ों की कीमतें कम हो जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाए आम इंसानों के लिए। तो लेकिन दोनों पार्टीज, जो हैं वो ज़ाहिर सोच तो पाकिस्तान के लिए रहे हैं, अवाम के दोनों तबके। लेकिन अगर
पॉलिटिकल लेवल पे भी दोनों तबके अवाम ही के लिए सोचें तो यही सबसे बड़ी हमारी सक्सेस होगी। अच्छा, इसमें अगर हम टर्न अराउंड कहें तो एक अच्छा वर्ड है टर्न अराउंड, उलटने का अमल, रिवर्सल। कंड्यूसिव का मतलब होता है साजगार, एक अच्छा वर्ड है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अक्सर यूज होता है। फिर उसके बाद एबोमिनेबल, मकरूह, हकीर वाला, हकीर, ठीक है। ये एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन का है, लेकिन जाहिर है कई नेगेटिव चीजें भी तो आपके राइटिंग में आती हैं ना, जिनको आपको करना पड़ता है, लिखना पड़ता है उनके बारे में। आगे चलते हैं तो नंबर 3 है जी नॉन स्टार्टर। अ नॉन स्टार्टर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने गजा के हवाले से यूएस की तरफ से बैक की गई एक रेजोल्यूशन है, जो कि गजा के सीज फायर के हवाले से है। ये प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, ये एक पीस प्लान जो प्रेसिडेंट जो बाइडन का है, उस पीस प्लान पे अमल करते हुए उसने ये सोचा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये काम शुरू किया है पीस का। लेकिन इस पीस के अमल को एक नॉन स्टार्टर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने हमास से, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमास से तो ये कहा है कि वो जंग बंदी का ऐलान करे, लेकिन इसराइल जो असल हमले कर रहा है, हमास वाले लोग हमले तो नहीं कर रहे, वो तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि हमले कर सके। हमले तो इसराइल कर रहा है। तो हम सबसे पहला स्टेप तो ये कि इसराइल को रोका जाए, इसराइल को रोका जाए कि वो हमास पे हमले ना करे, गजा पे हमले ना करे। पहली तो बात ये है। लेकिन वो तो सारा कुछ वैसे ही चल रहा है कि इसराइल जो है वो नुसीरत के कैंप पे उसने हमला किया। और कैंप जाहिर है ऐसी जगह है जहां पे जाके लोगों ने पनाह ली है। अब आगे वो कहाँ जाएं? वहां पे हमले हो रहे हैं आजकल, और 300 लोग एक ही हमले में मारे गए। मैसेकर है ये, कत्ले आम है। इसकी कभी भी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता, ठीक है। और ये उस वक्त हुआ है जब ये रेजोल्यूशन भी पास हो गई है। इसका मतलब क्या है कि इसराइल बिल्कुल अपना यूएस की जो यूएनओ की करारदादें हैं उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा, और वो लगातार हमले पे हमला किए जा रहा है। और रफा जो आखिरी एक रेफ्यूज बची थी इसराइल अपना पैलेस्टीनियंस के लिए, वहां तक पहुंच के उन्होंने बिल्कुल इसको ख़त्म करने का शायद इरादा कर लिया है पैलेस्टीनियंस को, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अमेरिकन को चाहिए कि वो हमास को कहने की बजाय इसराइल को कहें, जो असल हमले कर रहा है। पहले जंग बंदी होगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे ना। अब जंग हो रही है तो उसके साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे? और जंग किसने मुसल्लत की हुई है? इसराइल ने। तो भाई इसराइल जब तक हमले बंद नहीं करेगा तब तक तो कोई पीस प्लान नहीं हो सकता। और करारदादें, ये करारदाद मंजूर हुई है, इससे पहले भी मुख्तलिफ कंट्रीज बहुत कुछ कह चुके हैं, यूएन में जा चुके हैं, लेकिन इसराइल किसी भी चीज़ को कोई अहमियत नहीं दे रहा, ठीक है। अमेरिका को चाहिए, अमेरिका को चाहिए कि वो इसराइल को समझाए, और जो अपने दोस्त उनके तालिबान में बैठे हैं उनको बताए कि जंग बंदी क्या चीज़ है। जो बाइडन की ये वाली जो एफर्ट है, ये बिल्कुल यूजलेस है और नॉन स्टार्टर है, और इसका कोई फायदा नहीं है। 37,000 जो डॉक्यूमेंटेड फिगर है, असल फिगर तो इससे कहीं ज़्यादा होगी, कि ये पैलेस्टीनियंस जो है वो इसराइलियों ने मार दिए हैं, बेचारों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया है। और इस तरह से ये जो असल प्रॉब्लम ये है इस वक्त, कि इसराइल कभी भी उस वक्त तक, जो इसराइल के क्लोज एलाइज हैं या इसराइल के साथ जिनके जिनके रवाबित हैं और जिनका कारोबार है, जब तक इसराइल को वो कंट्रीज मजबूर नहीं करते, इसराइल कभी भी जंगबंदी नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ मुश्किल अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये है कि नवंबर आ रहा है, और नवंबर में उनके इलेक्शंस हैं। और अमेरिकन जो पब्लिक है उसका मूड जो बाइडन को नज़र आ रहा है कि अगर ये जंग इसी तरह से छिड़ी रही और मिडल ईस्ट इसी तरह से डिस्टर्ब रहा,
और जो बाइडन की हिमायत इसी तरह से इसराइल के लिए चलती रही तो वो कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकता जो बाइडन। और फिर ट्रंप आ जाएगा, और ट्रंप क्या पॉलिसीज लेके आता है वो एक अलग बात है। लेकिन जो बाइडन के लिए बहरहाल ये सर पे लटकती हुई एक तलवार है जो अगला इलेक्शन है। और लेकिन जो बाइडन उसके लिए कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं कर रहा, ये जो इस तरह के नॉन स्टार्टर्स हैं वो चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाइडन अपनी हार तो शायद कबूल कर ले, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का भी तो एक अपना रोल है ना, कि जो बाइडन अपनी हार तो शायद कबूल कर ले लेकिन वो अपनी जो पॉलिसी है वो शायद उस पर रिव्यू ना करे और फ़लस्तीनियंस को इसी तरह से मरने दे। तो इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन आगे देखें कि क्या ये किस सिचुएशन की तरफ जाती है बात। और इसको रेटिफिकेशन का मतलब होता है तौसीक करना, इसको इनेक्ट करना, इसको सही समझ के उसकी अप्रूवल देना और काम करना। रेलेंटलेस काफ़ी दिनों बाद एक वर्ड आया है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, मुसलसल, कंटिन्यूअस, चलता रहने वाला। और इसके बाद नॉन कंप्लाइंस एक वर्ड तो आम यूज़ होने वाला है लेकिन इन आर्टिकल्स में काफ़ी दिनों बाद आया, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें अपनी राइटिंग्स में, नॉन कंप्लायंस। इसके साथ ही आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़।